स्टूडेंट्स, सो आज हम डील करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के साथ। आज की फ़र्स्ट वीडियो होगी माइक्रोबायोलॉजी की। सो इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन आएगा एंड हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। देन प्रिंसिपल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। जो इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक। सो हम अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। इट इज़ नॉट विजिबल विद नेकेड आइज, मतलब हम नॉर्मली उनको नहीं देख सकते हैं, जस्ट जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तभी हमें वो दिखाई देंगे। ओके, तो हमारा जो इसमें कैटेगरीज होती है माइक्रोबायोलॉजी में, तो हम क्या क्या स्टडी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस। सो अगर हम इनको नाम देते हैं तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई को बोलेंगे माइकोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज़ कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज़ एल्गोलॉजी, और पैरासाइट्स की स्टडी को बोलेंगे पैरासिटोलॉजी। ओके, अब इसमें हम देखते हैं क्या लिखा है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of microorganisms including bacteria, viruses, fungi and protozoa that cannot be seen with naked eyes. ओके, सो जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्या स्टडी करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ टिनी लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ओके, सो इसमें क्या स्टडी करेंगे, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन हम इनके बारे में क्या स्टडी करेंगे, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसे कर रहे हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, देन वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ह्यूमन हेल्थ लाइक बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमस बनाने में यूज़ होते हैं, डिकम्पोजिशन में यूज़ होते हैं, तो कैसे, और इंडस्ट्रियल पर्पस से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। इट एनकम्पेसेस देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ओके, सो अगर हम एक सिंपल सी जो नीचे वाली डेफिनेशन है इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टीनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड हाउ दे अफेक्ट आवर वर्ल्ड, दैट इज़ मतलब एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ वो कैसे इफेक्ट कर रही है, फ्रॉम मेकिंग अस सिक टू हेल्पिंग अस स्टे हेल्दी। ओके, सो इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है, फ्रॉम मेकिंग अस सिक टू हेल्पिंग अस स्टे हेल्दी, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ ऑलवेज़ हार्मफुल, मतलब वो हमें कुछ ना कुछ नुकसान देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग मेडिकल फील्ड में तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जर्म्स अलग होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं। जो भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। सो जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं हम उनको बोलते हैं जर्म्स, ओके, या पैथोजन, ठीक है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें हार्मफुल भी आएंगे और बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा माइक्रोबायोलॉजी। देन हम फर्दर जाते हैं टर्मिनोलॉजीज़। इन टर्मिनोलॉजीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि पूरी माइक्रोबायोलॉजी में ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बिना तो कुछ समझ नहीं आएगा आगे। सो सबसे पहले एबायोटिक। एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब हम लिविंग थिंग किसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स जो जिसमें रेस्पिरेशन है, सेल ग्रोथ हो रही है, सेल का डिवीजन हो सकता है, साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट सब हो रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है। वो होता है हमारा बायोटिक। लेकिन एबायोटिक
जहाँ पे भी ए लग जाता है वहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है, नॉन। सो एबायोटिक क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स, जो रेस्पिरेट नहीं कर रही है, ना ग्रोथ कर रही है। जैसे हम बोल सकते हैं लाइक टेबल, हम एग्जांपल ये जस्ट एग्जांपल है। एबायोटिक जो कोई भी लिविंग फंक्शंस नहीं कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं एबायोटिक। देन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तो मैंने आपको बताई दिया। अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। सो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो दो तरीके से ग्रो करेंगे या सर्वाइव करेंगे, ठीक है, या तो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब या तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमें चाहिए, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं हम लोगों को चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो हम लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एरोब्स, ठीक है। एरोब्स में क्या लिखा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायरिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड सर्वाइवल, ठीक है। सो ये होते हैं एरोब्स। और एनारोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो वुंड हो जाता है, मतलब घाव हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। नर्व्स ब्रेक हुई हैं तो ब्लड सप्लाई नहीं है, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लेकिन तब भी वहाँ पे क्या हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। तो वो कौन से हैं? एनारोब्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है एसेप्टिक। एसेप्टिक क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में आपने सुना होगा कि एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, एसेप्टिक इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, स्टेरिलाइज होनी चाहिए, तो उसी बोलते हैं हम एसेप्टिक। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए वहाँ उस चीज़ पे प्रेजेंट, या मतलब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, हम उस चीज़ को बोलेंगे एसेप्टिक, ठीक है। ओके, देन है हमारा पैथोजन। मैंने आपको बताया था कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक डिजीज़ कॉज कर सकता है, हम उसे क्या बोलेंगे? पैथोजन, ठीक है। इट्स सिंपल, इसको हम जर्म भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप अब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन में कंफ्यूज नहीं होंगे। पैथोजन मतलब होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट इज़ कैपेबल कि वो डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। वो एक ओके, सो पैथोजन इज़ कि मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक ह्यूमन बीइंग में इतना कैपेबल है कि वो एक डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैथोजन या जर्म, ओके। देन नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर क्या होता है? कि हम लैब में, मतलब जो भी माइक्रोस्कोपिक लैब है, मतलब हम लैब में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा रहे हैं, ये एक प्रोसेस है कि हम लोग कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा रहे हैं इन द लैब। इधर हम उसको आर्टिफिशियल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन हम कैसे ग्रो करवा रहे हैं इन लैब, सो उसे हम बोलते हैं कल्चर, ठीक है। ओके, देन कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अ सॉलिड मीडियम, ठीक है। मतलब जब हम कल्चर करवा रहे हैं तो उसमें क्या होगा? एक जो लिविंग सेल होगा वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा? ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और क्लस्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करेगा। एक सिंगल मदर सेल से क्लस्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलोनी, ठीक है। देन अगार। अगार क्या होता है? एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो हम ग्रोथ मीडियम, ठीक है, यूज एज अ ग्रोथ मीडियम, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग कल्चर करवा रहे थे तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है? अगार की हेल्प चाहिए होती है, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस या उनको ग्रो करवाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम अगार वो सब्सटेंस होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अगर हम बोलते हैं तो क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक होता है कोई भी सब्सटेंस दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है।
ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी हो रहा है एंटीबायोटिक ले लो, मतलब डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो काफ़ी बार हमें एंटीबायोटिक तो प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है। कोई भी अगर लाइक हमें स्कार हुआ है, कोई इंजरी हुई है, मतलब कहीं भी हम गिर गए या हमें लग गई, तो एंटीबायोटिक तो लेनी ही लेनी होती है, ठीक है। तो वो होता है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है। देन एंटी माइक्रोबियल, सो हम एंटी वर्ड से ही पता लग सकते हैं, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबियल मतलब अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो इनहिबिट करेगा, किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, हम उनको बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल। ओके, देन वायरुलेंस, अब ठीक है, एक पैथोजन है जो, या फिर जर्म बोल सकते हैं, अब वो कितने, मतलब उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एक सही इंसान को डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं वायरुलेंस। मतलब अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, लेकिन कितने डिग्री पे टॉक्सिक है, टॉक्सिक है हमें पता है, लेकिन कितने डिग्री पे टॉक्सिक है। एक होता है कि हाँ थोड़ा बहुत टॉक्सिक, तो चलो ठीक है, एक होता है मीडियम लेवल, और एक तो हाई लेवल टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी, डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी हम इससे समझ सकते हैं कि मतलब एक पैथोजन में कितनी डिग्री है कि वो किस हद तक एक इंसान को डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है वो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है, जो किस बेसिस पे हुई, स्टेनिंग के बेस पे, ठीक है। सो स्टेनिंग के बेस पे जो भी हुआ, हमने जो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव। अब जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव से स्टेन हो रहे हैं उनको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव हो रहा है उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं अगर हम उनको स्टेन करते हैं तो उनका कलर आएगा पर्पल या वायलेट। अगर हम बैक्टीरिया को स्टेन कर रहे हैं और कलर पर्पल और वायलेट आ रहा है आफ्टर स्टेनिंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। लेकिन अगर स्टेनिंग के बाद कलर आ रहा है रेड और पिंक, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसमें कैसे याद कर सकते हैं कि रेड इज़ नेगेटिव, हम बोलते हैं ना लाल झंडी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव है, एक नेगेटिव चीज़ में बोल सकते हैं इसकी, हाँ अगर रेड कलर आ रहा है तो मतलब नेगेटिव है। देन है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है, जैसे स्पोर फॉर्म हो जाता है, लाइक सेल होता है तो उसके अंदर या बाहर पे एक स्पोर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम एंडोस्पोर या फिर एक्सोस्पोर भी बोलते हैं। जो बाहर होता है उसको हम एक्सोस्पोर बोलते हैं, और एंडोस्पोर मतलब विद इन सेल फॉर्म हो रहा है। लेकिन ये कब क्रिएट होता है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में, जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है कि बैक्टीरिया जो है सरवाइव कर सकता है, या ऐसी कंडीशन आ गई कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कमी आ रही है चीज़ों की, तो उन चीज़ों में एंडोस्पोर फॉर्म होता है, जो रेजिस्ट फॉर्म, अ डोरमेंट एंड रेजिस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया डेट अलाउ सर्वाइवल इन हार्श कंडीशंस, ओके। देन है कैप्सूल। कैप्सूल से हम समझ सकते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो रही है किसके सराउंड में, सेल, ठीक है। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर जब हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैप्सूल क्या होती है, एक मेम्ब्रेन या हम बोल सकते हैं कि लेयर, ठीक है। लेकिन ये क्या कर, इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अराउंड में एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है सराउंडिंग सम बैक्टीरियल सेल्स, और ये किससे बनी होती है, ये पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ठीक है। सो ये होता है हमारा कैप्सूल। लेकिन कैप्सूल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। देन हम बोलते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है, अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लाइक हम अभी बात कर रहे थे टॉक्सिसिटी कि कितनी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी तो है, लेकिन वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है उस टॉक्सिसिटी को, कुछ तो टॉक्सिन, कुछ तो ऐसी हरकतें कर रहा होगा ना जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुत टॉक्सिक है। सो वैसे ही एक पैथोजन
जो सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है फॉर दैट टॉक्सिसिटी और फॉर अफेक्टिंग द पीपल, मतलब वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, सो वो उसके लिए क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि हम किसी भी सेल को, माइक्रोबियल सेल को प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए हमने उसको एक सेफ जगह पे रख दिया कि हाँ अब ये वैसा का वैसा रहेगा, और देन हम लेटर स्टेज में हम उसको यूज़ करेंगे बाद में, तो हम इसको बोल सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। लेकिन क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है सेल को, ताकि उसको कोई हार्म ना हो या वो डिग्रेड ना हो, ठीक है, या फिर उसमें कोई म्यूटेशन ना आए, तो हम उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। देन हमारा आता है एंटीजन। अब एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन, अब हम फॉरेन पार्टिकल किसको बोलते हैं, जो भी हमारी बॉडी का नहीं है, लाइक हम बोलते हैं ना इंडियन से जो भी बाहर है हम उनको बोलते हैं फॉरेन, क्यों, क्योंकि वो अपनी कंट्री का नहीं है, तो हम उसको बोल रहे हैं फॉरेन। सो वैसे ही जब बॉडी में कोई भी सब्सटेंस अपनी बॉडी का ना होके कहीं बाहर से आया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन, सॉरी फॉरेन, ठीक है। सो जो भी फॉरेन बॉडी होगी और वो क्या कर रही है, वो इस कैपेबल है, वैसे तो जो भी हमारी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में जो फॉरेन बॉडी होती है वो एक ह्यूमन की बॉडी में जाएगी, सो हमारा इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, और फिर वो जो एंटीजन जो फॉरेन बॉडी होती है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, तो हम उसको बोल रहे हैं एंटीजन, कि हाँ ये एंटीजन है, ये बाहर से आया है और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। देन है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कब प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब एंटीजन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है उसको किल करने के लिए, ठीक है। सो अब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, लेकिन इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर करेगा क्या, वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दैट एंटीजन, कि हाँ जाओ उसे मार कर आओ, तो हम उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, मतलब जब वो आपस में लड़ते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं हाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई डीएनए सेगमेंट। ये हमने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे बायोलॉजी में, कि पीसीआर क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के सेगमेंट को लेते हैं, उसको देन हम मतलब अगर जैसे लिया और हमने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, कि नहीं हमें ये फीचर चाहिए, ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है कि ठीक है उस डीएनए के सेगमेंट को चेंज कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है एलाइजा। ये जो इसकी फुल फॉर्म तो आप याद ही कर लेना, बिकॉज ये वाइवा में या 4th ईयर तक पूछी जाती है, ठीक है। एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली मतलब एक टेक्निक बोल सकते हैं या इसको एक प्रोसीजर बोल सकते हैं, और इससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी है कि नहीं, ठीक है। लाइक ब्लड सैंपल लिया, अब हम उसमें देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का, ठीक है, तो हम वो चेक करने के लिए एलाइजा टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये एक टेक्निक है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी तो नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है। देन अब नेक्स्ट है जीनोम। जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइक हम ह्यूमन बीइंग का ले रहे हैं तो कितने सेट, लाइक 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। तो वो कंप्लीट सेट जो होता है जेनेटिक मटेरियल का, मतलब डीएनए वगैरह, उसको बोलते हैं हम जीनोम, ठीक है। सो जो एक जीनोम होता है वही, उसी में पावर होता है कि वो ग्रो, वही डिसाइड करता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट, वो एक जीनोम के बेसिस पे होता है, ठीक है। देन है हमारा प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है, ठीक है, अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोम ऑफ्टन फाउंड इन बैक्टीरिया।
अब इसमें क्या होता है, जैसे डीएनए है, ठीक है, लाइक सेल में न्यूक्लियस में डीएनए है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो छोटा सा पार्ट है वो उस डीएनए से अलग हो गया, ठीक है, और देन उसने सेपरेटली स्टार्ट कर दिया अपनी ग्रोथ एंड लिविंग, तो हम उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। देन लेटर ऑन वो रेप्लिकेट करेगा, अपनी अलग चीज़ें बनाएगा, ठीक है, या डिवाइड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, और ये मोस्टली बैक्टीरिया में होता है। देन नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल डीएनए बाय डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। इसमें होता है कि जैसे दो बैक्टीरियल सेल्स हैं, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए एक दूसरे के, दो डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, लेकिन एट द टाइम ऑफ दैट कांटेक्ट, मतलब उस कांटेक्ट के टाइम पे उन लोगों ने क्या किया, अपना जो उनका जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और जैसे प्लाज्मिड जो बन रहा था वही, ठीक है, प्लाज्मिड ने क्या किया था, अपना अलग से ग्रोथ किया था, ठीक है, अलग से जो डीएनए अलग हो गया था। देन कॉन्जुगेशन में क्या किया उसने कि प्लाज्मिड ने जब एट द टाइम ऑफ दैट मीटिंग और डायरेक्ट कांटेक्ट वो दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। देन है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो मतलब एक चेंजेस हैं, जो जैसे जो डीएनए है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जैसे म्यूटेट हो जाते हैं जीन, हम बोलते हैं ना कि म्यूटेशन हो गई है, या रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब कोई भी जैसे डीएनए नॉर्मल की जगह कुछ भी हो गया, या तो वो साइज़ में कम हो गया, या उसमें कोई क्रोमोसोम चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। देन है ट्रांसफॉर्मेशन, द अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन डीएनए बाय अ बैक्टीरियल सेल। मतलब एक जस्ट इमेजिन कि एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया फुली है, डेवलप्ड है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि बाहर पे कोई अदर बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसमें वो क्या कर रहा है कि वो कांटेक्ट में आए और उसने क्या किया कि जो अदर दूसरे वाले बैक्टीरिया का डीएनए था वो उसने अपटेक कर लिया, वो खुद में ले लिया, ठीक है, थ्रू कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गए। अब ट्रांसफॉर्मेशन में इन अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन डीएनए बाय बैक्टीरियल सेल, ओके। देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हमने एंटीबायोटिक तो पढ़ा था अगेंस्ट बैक्टीरिया, लेकिन रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू एस्केप द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। अब जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी लेनी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या हो जाता है, रेजिस्ट हो जाता है। अब जैसे बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, तो बोलते हैं बचपन में बहुत ज़्यादा जो मार खाता है कि वो ढीठ हो जाता है, फिर उसको तो मार लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वैसे ही जब ज़्यादा एंटीबायोटिक ली जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो उस बैक्टीरिया के लिए रेजिस्ट हो जाता है। अब अगर वो जो एंटीबायोटिक है वो उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं करेगी। देन अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है एंटेरिक बैक्टीरिया। एंटेरिक बैक्टीरिया हम किसको बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने बोला था कि जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हार्मफुल हो, कुछ होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो हम उसको अब जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है हम उनको बोल रहे हैं एंटेरिक बैक्टीरिया। देन बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है कि जो भी वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को, मतलब वायरस और बैक्टीरिया दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन अब जो वायरस जो होता है वो इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को, हम उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। हम फाज से याद रख सकते हो तुम, फाज मतलब जो किल कर सकता है और इनटेक कर सकता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, एंड फाज मतलब जो किल कर सकता है, ठीक है। सो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, उसे किल कर सकता है, उनको इनगल्फ कर सकता है, हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज।
आई होप अभी आपको ये सब समझ आया होगा। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोगों को कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी टिनी इन साइज़ हैं, जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जो हम ऐसे नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोपिकली ही देखनी पड़ेगी। सो ये क्या इंक्लूड करते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम वैसे देख ही नहीं सकते हैं, हमें वो माइक्रोस्कोपिकली ही दिखेंगी। ठीक है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी में इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, और हम इनमें भी क्या स्टडी कर रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, हमारी बॉडी को कैसे हार्म कर रही हैं, कैसे हमारी बॉडी को बेनिफिट दे रही हैं, या अदरवाइज हम उनको एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी बैक्टीरिया फार्मर्स की जो भी धान होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो हम उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्टडी करेंगे तभी हमें उसका प्रिवेंशन का मेथड पता चलेगा कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं। सो वो एग्रीकल्चर में क्या कैसे होते हैं उनके काम, या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कैसे उनकी स्टडी कर सकते हैं। सो ये होता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ओके। देन हमने टर्मिनोलॉजीज देखी थी। एबायोटिक, जो लिविंग थिंग्स नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आई एम टेलिंग यू कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। एनारोब्स, जिनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए। एरोब्स, जिसको रेस्पिरेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। एसेप्टिक इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, जैसे हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, सो वो क्या है? एसेप्टिक टेक्निक्स है। हैंड वॉशिंग क्या है? एसेप्टिक टेक्निक है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो सके और वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, देन पैथोजन है, मतलब जर्म्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉज कर सकता है डिसीज़, हम उसको बोल रहे हैं पैथोजन। ओके, मैं इसमें आपको ये बताना भूल गई, कुछ होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया। ठीक है, कि मतलब वो हमारी बॉडी में है या हमारी बॉडी के आसपास है, तो ये वैसे हमें कोई हार्म नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इनको चांस मिलेगा या अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारी बॉडी को हार्म करने की, तो ये वैसे ही हमें हार्म करेंगे। मतलब बोलते हैं ना, रंग बदलते हैं। ठीक है, कि जैसे ही उनको चांस मिला, दे अटैक, वो हम पे अटैक करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया। ठीक है, देन पैथोजन हो गया। कल्चर, मैंने आपको बता दिया, ये प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। ठीक है, कॉलोनी इज़ क्लस्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो हो रहा है एक सॉलिड मीडियम पे। ठीक है, अगार क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो हम ग्रोथ करवाने के लिए यूज़ करते हैं। देन एंटीबायोटिक इज़ एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट या किल कर रहा है। एंटी माइक्रोबियल इज जो भी सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल कर रहा है, वो एंटी माइक्रोबियल है। ठीक है, देन वायलेंस इज डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्लासिफिकेशन होती है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग मेथड। ठीक है, अगर स्टेनिंग के बाद पर्पल और वायलेट कलर आता है तो ग्राम पॉजिटिव, एंड रेड पिंक आ रहा है तो ग्राम नेगेटिव। ठीक है, देन एंडोस्पोर हो गया। कैप्सूल, मैंने आपको बता दिया कि कवरिंग होती है सेल की, जो किससे बनती है? पॉलीसेक्राइड से। ठीक है, टॉक्सिन क्या होता है? एक पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन इज कि हम माइक्रोबियल सेल्स को बहुत ही लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर रहे हैं, आगे के लिए बचा रहे हैं। ठीक है, जैसे आजकल स्टेम सेल्स भी क्रायो प्रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कि हम स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, देन एंटीजन तो बता दिया, फॉरेन बॉडी कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारी कोई भी फॉरेन पार्टिकल बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव कर रही है, डेट इज एंटीजन। एंटीबॉडी, अब उस एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे?
एंटीबॉडीज़, ठीक है। देन पीसीआर और एलाइजा जो है वो एक टेक्निक्स है, ठीक है। जीनोम इज़ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, प्लाज्मिड आई एम टेलिंग यू। आई होप अभी आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि आप इसको अच्छे से समझ लें। रेजिस्ट मतलब एक चीज़ से रेजिस्ट हो जाना, और एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक क्या था, अगेंस्ट बैक्टीरियल कोई भी सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस के जो अगेंस्ट बैक्टीरिया काम करेगा उसके लिए हम रेजिस्ट हो गए, हमारी बॉडी रेजिस्ट हो गई कि हाँ अब वो उसके लिए काम करेगा ही नहीं, ठीक है। सो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू एस्केप द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। देन एंटेरिक बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। देन बैक्टीरियोफाज इज जो वायरस होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया। अब मैंने इसमें आपको ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होता है हम उसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, या आप नोट डाउन कर लेना। ये 2 मार्कर्स या 1 मार्कर्स में आ सकता है, अगर जीएनएम में हो तो एमसीक्यू बेसिस पे आ सकता है। बैक्टीरियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। एंड माइकोलॉजी, स्पेशली माइकोलॉजी पूछा जाता है। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई। देन प्रोटोजोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। आप इन सबको आपने आगे के वर्ड से याद कर सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी इज बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। प्रोटोजोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। एल्गोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी। पैरासाइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। लेकिन इसमें जो अलग है वो है माइकोलॉजी, इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं हम लोग माइकोलॉजी, ठीक है। आई होप अभी आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। देन हम नेक्स्ट क्लास में इम्पॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बाय।